आप ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में इतने लॉन्ग टाइम से, तो इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, लाइक कैसे ये लर्निंग विथ अर्निंग मॉडल सक्सेसफुली आप कर पाते हैं कंपनीज उन कैंडिडेट्स को या ऐसे कैंडिडेट्स को ज़्यादा। तो जैसा कि सर आपका ये प्रोग्राम है तो लर्निंग विद अर्निंग वाला, तो इसमें आप कैंडिडेट्स को एलिजिबल क्राइटेरिया भी आप देखते हैं किसी प्रकार का, कि लाइक क्वालिफिकेशन हो या फिर किसी अदर प्रकार का क्राइटेरिया, कि उन्हीं कैंडिडेट्स आपके साथ जुड़ सकते हैं? हेलो फ्रेंड्स, फिर से जॉब जॉइन में स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, आप लोगों तक अलग अलग जॉब्स की जानकारियाँ, करियर की अपॉर्चुनिटी पहुंचाने के लिए हम अलग अलग एचआर मैनेजर्स के साथ यूट्यूब इंटरव्यूज शूट करते हैं। तो आज इसी जर्नी में अपन निशांत सर से बात करने वाले हैं, जो कि इस इंडस्ट्री में काफ़ी लॉन्ग टाइम से हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स या काफ़ी कैंडिडेट्स इनके थ्रू ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुके हैं, अच्छे करियर ग्रोथ तक वो पहुंच चुके हैं। तो आज निशांत सर से अपन सब चीज़ें जानने वाले हैं, तो अपन बिना देर इस करते हैं इस इंटरव्यू की शुरुआत। सो सर, सबसे पहले तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉब जॉइन में स्वागत है। और एक तरीके से आप हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मैं आपको थैंक्स भी बोलूँगा। और ये भी चाहूँगा कि इस इंटरव्यू की शुरुआत आपके इंट्रोडक्शन से करते हैं। जैसे नाम तो मैंने बताया, लेकिन आपकी कंपनी का नाम, इस इंडस्ट्री में आप कितने टाइम से एक्टिव हैं? सो थैंक यू अभिषेक, और मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लिए अगेन थैंक्स टू दिस जॉब इन चैनल। मैं अगर बात करूं तो निशांत राघव इस पूरे इस एचआर फैटर्निटी और इस युवा वर्क का एक फ्यूज़न है। मैंने आज डिस्टिल परिवार, एक्चुअली कंपनी का नाम डिस्टिल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, बट एक्चुअली ये कंपनी से ज़्यादा एक फैमिली है। राइट सर। और इस डिस्टिल फैमिली ने मुझे यहाँ तक पहुँचने में, मेरी इस यात्रा को सफल बनाने में अपना बहुत अभूतपूर्व योगदान दिया है। डिस्टिल एजुकेशन के रूप में मैं आज निशांत राघव इस कंपनी में बिजनेस हेड के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और मेरा इस पूरा स्किलिंग, मैन पावर वर्टिकल्स, इंडस्ट्री कनेक्शंस, इस सब में लगभग 27 वर्ष का अनुभव हो गया। ओके सर। और ये 27 साल की जर्नी में मैंने इन युवाओं के प्रति उद्योगों का पूरा बदलाव होते देखा है, युवाओं की सोच को, अवसरों को बदलते देखा है। जी सर। और मैं आज के समय को देखते हुए बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करता हूं कि आज युवाओं के लिए इतने साधन, संसाधन, अवसर उपलब्ध हैं। जी। और इस देश के युवा के लिए सौभाग्य की बात है कि वो इस बदलते भारत की एक बड़ी मजबूत तस्वीर बनाने जा रहा है। जी सर। जैसा कि सर आपने अपने बारे में बताया, और आप अभी डिजिटल एजुकेशन कंपनी के साथ जुड़े हैं, तो डिजिटल के बारे में बताइए सर, ये कितने टाइम से इस इंडस्ट्री में एक्टिव है? डिजिटल एजुकेशन की अगर मैं यात्रा की बात करूं तो आप शायद आज तक सैकड़ों कंपनियों से मिले होंगे जी। बट डिजिटल एजुकेशन अपने आप में एक अद्भुत संगम है युवाओं का, उद्योगों का, स्किलिंग का, अप स्किलिंग का, री स्किलिंग का। ओके सर। डिजिटल एजुकेशन कंपनी से ज़्यादा देश को समर्पित है। आज डिजिटल एजुकेशन इस देश के युवाओं के लिए हर क्षेत्र में तरह तरह के अवसर केवल नौकर बनाने के उद्देश्य से नहीं देता है। जी। डिजिटल आज इस देश के युवाओं को जिस तरह से अपना समर्पण और योगदान दे रहा है, वो इस देश के युवा को और मजबूत बनाने के लिए और सशक्त बनाने के लिए दे रहा है। डिजिटल एजुकेशन आज अप्रेंटिसशिप में, जहां नैप्स, नेट्स जैसी बड़ी अप्रेंटिसशिप स्कीम्स है, उनको रन कर रहा है। साथ ही ट्रेनीशिप प्रोग्राम में डिजिटल एजुकेशन तमाम ऐसे कार्यक्रम चला रहा है जहां पर एक युवा जिसकी पढ़ाई किसी भी कारण से, शिक्षा छूट गई है, किसी ने 10वीं के बाद पढ़ाई शायद आर्थिक परेशानी से छोड़ दिया, परिवार के संकट में छोड़ दिया, या कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां रही, लेकिन आज डिजिटल एजुकेशन इस देश के तमाम युवाओं के लिए ऐसे अवसर दे रहा है जहां एक गरीब परिवार का बच्चा, एक जरूरतमंद बच्चा या बच्ची जिसकी पढ़ाई छूटी है, वो पढ़ाई करते करते कमाई कर सकता है। राइट सर, जिसको अपन लर्निंग विद अर्निंग, अर्निंग विद लर्निंग, बिल्कुल सही बोला आपने। और आज ये सौभाग्य है मुझे कि इस देश के युवाओं को मजदूर बनाने की बजाय मैं एक ऐसी मुहिम का हिस्सा हूं जहां इस देश के युवा को सशक्त और उसके सपनों की उड़ान के पंख देने का मैं योगदान दे पा रहा हूं। राइट सर, ऐसा नहीं कि लाइक वो अभी शॉर्टर पीरियड के लिए अर्न कर रहा है और फिर उसका कुछ फ्यूचर नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। ये उसके भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है जिसकी तैयारी वो आज डिजिटल के साथ जुड़ के करता है। तो इसमें जैसे कि आप बात कर रहे हैं सर, आपका जो लर्निंग विद अर्निंग मॉडल है, तो कैंडिडेट के माइंड में थोड़ा ये रहता है कि ठीक है, मैं अर्निंग भी करूंगा, साथ में लर्निंग भी करूंगा, लेकिन मैं अपनी अर्निंग कौन सी कंपनीज में करूंगा? लाइक वो कौन सी कंपनीज में आपके कौन से बड़े क्लाइंट्स या कौन सी बड़ी कंपनीज आपके साथ जोड़ी हैं, आप बताना चाहिए? सर, मैं अगर ऐसे बोलूँ तो बहुत लंबी लिस्ट है। डिजिटल एजुकेशन किसी क्षेत्रीय में
इकाई के रूप में काम नहीं करता है, न किसी क्षेत्र से बंधा हुआ है। डिजिटल एजुकेशन पूरे भारतवर्ष में अपने 25 ब्रांच ऑफिसेज के साथ सेवाएं दे रहा है, जी। जिसमें आज 30,000 से अधिक ट्रेनीज उनके साथ जुड़े हुए हैं। 600 से अधिक इंडस्ट्री पार्टनर उनके साथ जुड़े हुए हैं। पूरे देश के हर इंडस्ट्रियल हब में आप जाएंगे, डिजिटल एजुकेशन का क्लाइंट बेस आपको वहाँ मिलेगा। और इसमें अगर मेजरली मैं बात करूँ, मिंडा ग्रुप, स्पार्क मिंडा ग्रुप, यूनो मिंडा ग्रुप, ल्यूमैक्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, वोल्टास, वाइस पावर, जेट टाउन, श्रीराम पिस्टन, डेंसो इंडिया, मतलब मैं कितने ही नाम गिनूं वो कम रह जाएंगे। बट ऐसा कोई देश का ऐसा बड़ा औद्योगिक घराना नहीं है जिसके साथ जुड़ के हम देश के युवाओं को सशक्त बनाने का काम नहीं कर रहे। ओके सर, तो इसमें जैसे सर नेप्स और नेट्स के प्रोग्राम्स भी आप चलाते हैं, ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप के, राइट? तो लेकिन जैसे कि आपको मालूम है सर, नॉलेज और अवेयरनेस की कमी अभी भी कैंडिडेट्स, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में इतने लॉन्ग टाइम से, तो इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, लाइक कैसे ये लर्निंग विथ अर्निंग मॉडल सक्सेसफुली आप कर पाते हैं? देखिए सर, लर्निंग एंड अर्निंग मॉडल को आपको समझने के लिए सबसे पहले ना आपको दूरगामी सोच बनानी पड़ेगी। जी सर। आज के इस युवा के साथ जो सबसे बड़ा एक जो मैं कटु अनुभव देख के दुख महसूस करता हूँ, आज के युवा के पास धैर्य की कमी है। उसे चाहिए तो सब कुछ, लेकिन तुरंत चाहिए। जी। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आज आप कोई भी वृक्ष लगाते हैं, उस पर तत्काल फल नहीं लगते। यदि इस युवा ने कभी 10वीं की परीक्षा देना एक सपना रखा होगा, तो उस 10वीं की परीक्षा के लिए भी उसने पहले 9 साल मेहनत किया, तब 10वीं किया होगा। राइट सर। इसी तरह से अगर आप देखें कि अगर आप कोई भी बड़ा महल बनाना चाहें तो वो रातों रात नहीं बनता, उसमें समय लगता है। तो सबसे ज़रूरी है इस युवा को धैर्यवान होना और अपने कार्य की निरंतरता को बिना लाभ हानि का आकलन किए बनाए रखना। मैं इतना ही कहूँगा कि अगर मैं युवाओं के अवसरों की बात करूँ और भविष्य में आने वाले अवसरों को अगर मैं लर्न विद अर्न के साथ जोड़ना चाहूँ, तो इंडस्ट्री के पास भविष्य में आने वाली जिन आवश्यकताओं के लिए जिस टैलेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उसको तैयार करती है इंडस्ट्री अप्रेंटिसशिप के माध्यम से, जहाँ पर वो अप्रेंटिस को अपनी कंपनी में लेते हैं, उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग करने का मौका देते हैं, उसको पूरे का पूरा स्टाइपेंड उसके बैंक खाते में देते हैं बिना किसी कटौती के। और वो ट्रेनी अप्रेंटिस बनने के बाद एक सरकार का प्रमाण पत्र प्राप्त करता है, जो उसको अकुशल लोगों की भीड़ से अलग बना देता है। तो अपने आप में जब भविष्य में वो बच्चा आगे निकल के आता है, 1 साल 2 साल जो भी उसका टेन्योर है पूरा करके, तो वो उस भीड़ से अलग होता है और पहली पसंद होता है लोगों की। राइट। कंपनीज उन कैंडिडेट्स को या ऐसे कैंडिडेट्स को ज्यादा प्रीफर करती हैं। ऑब्वियसली दुनिया में स्किल की वैल्यू है, हुनर की दुनिया में जरूरत है, और हुनरमंद बनाने के लिए ही अर्न एंड लर्न जैसे प्रोग्राम चालू है। जी। जैसा कि सर आपका ये प्रोग्राम है तो लर्निंग विद अर्निंग वाला, तो इसमें आप कैंडिडेट्स को एलिजिबल क्राइटेरिया भी आप देखते हैं किसी प्रकार का, लाइक क्वालिफिकेशन हो या फिर किसी अदर प्रकार का क्राइटेरिया कि उन्हीं कैंडिडेट्स आपके साथ जुड़ सकते हैं? नहीं सर, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। डिजिटल एजुकेशन के रूप में ये एक हमारे पास एक ऐसा सुनहरा अवसर है कि जहां हम देश के हर युवा वर्ग के लिए काम कर पाते हैं। यदि कोई 5वीं पास है केवल, वो अप्रेंटिस कर सकता है। कोई 8वीं पास है, वो अप्रेंटिस कर सकता है। कोई 10वीं पास है और 10वीं के बाद पढ़ाई छूट गई है उसकी, वो हमारे साथ जुड़ करके ITI कर सकता है। अगर उसकी पढ़ाई छूट गई है 10वीं या 12वीं के बाद, वो हमारे साथ जुड़ के पढ़ाई और कमाई दोनों करते करते डिप्लोमा कर सकता है। उसने मान लीजिए ITI भी किया हुआ है और डिप्लोमा भी किया हुआ है, और आज उसके पास स्किल की कमी है, तो वो हमारे साथ जुड़ करके किसी कंपनी के साथ ऑन जॉब ट्रेनिंग करते करते डिग्री भी कर सकता है। तो हर वर्ग के युवाओं के लिए डिजिटल एजुकेशन ने प्लेटफॉर्म्स तैयार किए हैं। उस तरह की इंडस्ट्रीज के साथ उन्होंने समन्वय बिठा करके इन कार्यक्रमों का संचालन सुचारू रूप से चलाया है। तो जैसे सर इसमें कैंडिडेट्स इनरोल होने से पहले क्या किसी प्रकार का आप स्क्रीनिंग भी करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम काइंड ऑफ? देखिए सर, ये जो चीज़ है ना सर, स्क्रीनिंग, मैं इसका धुर विरोधी हूँ। जी। स्क्रीनिंग का इसलिए मैं विरोधी हूं क्योंकि मेरा मानना यह है कि हर युवा को कम से कम अवसर तो जरूर मिलना चाहिए छांटने से पहले। मैं आजकल एक ऐसा प्रैक्टिस देखता हूं कि 10वीं पास या 12वीं पास युवाओं का कंपनियों में इंटरव्यू लेके उनको छांट दिया जाता है। मुझे लगता है सर, छांट देना किसी युवा के साथ ये भेदभाव हो जाता है। मुझे लगता है अवसर अवश्य मिलना चाहिए। यदि वो कर पाता है तो अच्छी बात है, नहीं कर पाता है तो वो अपने आप ही कुछ और ऑप्शन चूज करेगा। तो डिजिटल के रूप में हम सभी युवाओं के लिए अवसर रखते हैं, क्योंकि हर तरह की इंडस्ट्री के साथ आज डिजिटल एजुकेशन जुड़ के काम कर रहा है। तो हर इंडस्ट्री में हर तरह के युवाओं के लिए आवश्यकता है। जी। तो आगे सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, किसी प्रकार का एज क्राइटेरिया तो यहाँ नहीं रहता होगा या वो रखते हैं? बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बताया कि डिजिटल जिन कार्यक्रमों के साथ समाज में है, वो सभी कार्यक्रम
शिक्षा आधारित कार्यक्रम है, जी। और वो भी शिक्षा भी उच्च शिक्षा आधारित कार्यक्रम है। और जो आपने एज क्राइटेरिया की बात किया, तो इस भारत देश की सबसे खूबसूरती यही है कि यहाँ पर शिक्षा आप किसी भी उम्र में हासिल कर सकते हैं। राइट सर। तो अगर मैं बात करूं तो आज अप्रेंटिसशिप के अंदर 14 साल प्लस की उम्र का व्यक्ति अप्रेंटिसशिप कर सकता है। और वहीं अगर हम इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो 35, 36, 38 जो काम करने की एक उम्र है, जी। उस उम्र तक व्यक्ति को अवसर उपलब्ध है आसानी से। सर जो फीमेल्स रहती हैं तो उनके माइंड में ये क्वेश्चन रखता है कि लाइक मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, क्या डिजिटल के थ्रू मुझे जॉब केवल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में मिलने वाला है या फिर कहीं अदर भी मुझे अवसर मिलेगा। देखिए सर, मैं अगर इसकी बात करूं तो अवसरों की कोई कमी नहीं है। मैं इसको ऐसे रिलेट करता हूं, हमें किसी चीज़ की पात्र बनना पहले आवश्यक है, तब हम उसकी पात्रता को प्राप्त करते हैं। फर्स्ट बी डिजर्व देन बी डिजायरिंग। आज युवाओं के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमें लगता है कि जो वर्चुअल दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, वो असली ज़िंदगी है, लेकिन वो असली ज़िंदगी नहीं है सर। अगर आपको असली ज़िंदगी देखनी है तो अपनी माँ के पिछले 4 साल 5 साल में खरीदे हुए कपड़ों को गिनिए, आपको पता लगेगा कि वो असली ज़िंदगी है। राइट। यदि आपको ज़िंदगी में कठिनाई देखनी है तो अपने पिता के द्वारा पिछले 5 साल में अपने लिए कोई शौक पूरा किया गया हो, उसको देखिए, आपको पता लगेगा कि ज़िंदगी की कड़वी हकीकत तो वो है जहाँ एक कठिन संघर्ष है, त्याग है, बलिदान है और उसके बाद जिम्मेदारियां हैं। तो अगर आज का युवा अगर सक्षम है, पढ़ा लिखा है, अवसर हैं, साधन है, संसाधन है, तो उसको समाज के प्रति और अपने परिवार के प्रति जवाबदेह बनना चाहिए और कठिन काम करने से घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि जी सर। मैं अगर देखूं, ऐसा वो अपने खुद के परिवार में भी देख सकते हैं कि कोई भी उनके परिवार में कठिन काम करने वाला आज बेरोजगार नहीं है। राइट सर। हार्ड वर्क इज ऑलवेज पे ऑफ बाय द एवरीवन। तो मैं तो यही कहूंगा कि युवाओं के लिए अवसरों की कमी नहीं है, लेकिन हमें अवसरवादी नहीं बनना चाहिए। एग्री सर। हमें मेहनत लगातार करनी चाहिए और संयम रखना चाहिए। सफलता समय आने पर ही मिलेगी। जी सर। तो आगे सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो कैंडिडेट्स आपके साथ इस लर्निंग विद अर्निंग मॉडल में वर्क करते हैं, तो जो उनका साथ साथ में लर्निंग हो रहा है, तो लास्ट में जाकर के उनका किसी प्रकार का आप सर्टिफिकेट भी इशू करते होंगे जो उनको आप प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही आपने वैलिड सवाल पूछा। हर शिक्षा के पीछे उसका असली उद्देश्य वो प्रमाण पत्र हासिल करना है। जी। और प्रमाण पत्र की कीमत पैसों से अदा नहीं की जा सकती। प्रमाण पत्र आपके कौशल का सबसे विश्वसनीय एक कागज है जी। और जो आपको समाज में और आपको अन्य लोगों के बीच में अपने आप से आगे ले जाता है। और जब आप किसी भी अर्न व्हाइल लर्न हो, अप्रेंटिसशिप हो, ट्रेनीशिप हो, किसी भी इस तरह के कार्यक्रम से जुड़ते हैं, तो उसमें आप जब पूरा समय दे करके अपने कोर्स को पूरा करते हैं तो उसका एक प्रमाण पत्र मिलता है। अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो अप्रेंटिसशिप का भी टेन्योर पूरा करने के बाद आपको एक अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट प्राप्त होता है, जो एनएसडीसी और सेक्टर स्किल काउंसिल मिलके देते हैं। राइट। जिसका अपने आप में बड़ा महत्व है। जब आप समय आने पर जब आप वो सर्टिफिकेट, 100 लोगों की भीड़ किसी काम के लिए लगी और आपके पास अगर वो सर्टिफिकेट है, तो ऑब्वियसली आप उन 100 लोगों से आगे आके खड़े होते हैं। इसी तरह से जब आप ट्रेनीशिप के कुछ कार्यक्रम जैसे फ्लेक्सी आईटीआई, डी वॉक, बी वॉक, इन कार्यक्रमों को करते हैं, तो वहां पर भी आपको आईटीआई का सर्टिफिकेट मिलता है, आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलता है, वोकेशनल डिप्लोमा है, डिग्री का आपको मिलता है, वोकेशनल बैचलर डिग्री का आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो हर कार्यक्रम को पूर्ण करने के बाद ये एक तरह का करिकुलम है सर, पाठ्यक्रम है। बच्चों को ये समझना होगा कि जब वो ऑन जॉब ट्रेनिंग के माध्यम से डिजिटल के साथ किसी कंपनी में जुड़ते हैं तो उसकी एक समय अवधि है। जैसे 10th क्लास करने के लिए आपको 1 साल का समय लगता है, इंटरमीडिएट करने के लिए आपको 2 साल लगते हैं। फर्स्ट आपको 11th एंड 12th करके आप इंटरमीडिएट करते हैं। इसी तरह से आप कहीं आईटीआई में एडमिशन लेते हैं जाके, तो आपको 1 साल और 2 साल दोनों अलग अलग तरह के, आपको वो समय पूरा करना पड़ता है। डिप्लोमा के लिए भी एक समय है। तो इसी तरह से ये भी उसी तरह के कार्यक्रम है। यदि अपना कोई प्रशिक्षु अपना समय पूरा करता है और अपने एग्जाम्स को पास करता है तो उसको उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलता है। तो इन प्रोग्राम्स का सर वैसे मिनिमम ड्यूरेशन से मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना रहता है? सर अगर अप्रेंटिसशिप की बात करूं तो अप्रेंटिसशिप में 1 साल से लेकर के 3 साल तक के अलग अलग तरह के जॉब रोल है। ये इंडस्ट्री के अंदर डिपेंड करता है कि वो किस नेचर ऑफ जॉब की इंडस्ट्री है, वहाँ क्या जॉब रोल लगा हुआ है। इसी तरह से अगर आप आईटीआई कार्यक्रम की बात करें तो उसमें 24 महीने की अवधि है। डिप्लोमा प्रोग्राम की बात करें उसमें भी 24 महीने की 2 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम है। डिग्री प्रोग्राम की बात करें तो 3 इयर्स में बच्चा डिग्री कर
सकता है। तो ये सभी कार्यक्रम जो कॉलेजों में या यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम हैं उसी पर आधारित है, लेकिन ये वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं और जो पूरी तरह से हायर एजुकेशन प्रोग्राम के साथ रिलेट करते हैं। राइट। तो अपन वापस आपके सर्टिफिकेट वाले पॉइंट पे आते हैं सर। तो उसमें जैसे कि सर्टिफिकेट आपसे एक बार इश्यू होने के बाद में उस सर्टिफिकेशन का वैलिडेशन किस लेवल तक रहता है? जैसे कोई कैंडिडेट है वो विदेश जा रहा है, वहाँ पे जॉब करने जा रहा है, तो उस सर्टिफिकेट का वैलिडेशन रहेगा या फिर वो गल्फ कंट्रीज में जा रहा है जो कि प्रीफर करते हैं कई बार कैंडिडेट्स? सर आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखें तो भारत सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का गठन किया। 2020 में देश की शिक्षा नीति को बदला गया। शिक्षा नीति को बदलने का मकसद ही ये था कि भविष्य की जरूरतों की तैयारी देश आज से कर रहा है। और जहां हम बात करते हैं तो हमारे देश का एक बड़ा धड़ा ऐसा है जो हायर एजुकेशन को सिर्फ इसलिए छोड़ देता है क्योंकि उनके पास पैसों की तंगी है, घर की परेशानियां हैं, जरूरतें इतनी ज्यादा हैं और उसके हिसाब से कमाई कम है उनकी, तो इस वजह से वो शिक्षा को छोड़ देता था। भारत सरकार ने इसको सशक्त बनाने के लिए और इसको पहल बनाया उन्होंने वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करके। ये पूरी तरह से, जैसे आपने पहले सुना होगा, प्राइवेट या डिस्टेंस लर्निंग किया करते थे, घर बड़े रहते थे और वो स्कूल में एडमिशन करके प्राइवेट पढ़ाई किया करते थे। सरकार ने उसको वोकेशनल एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट किया। अब बच्चा ऑन जॉब ट्रेनिंग करते करते अपनी पढ़ाई को पूरी करता है, तो वो कमाई करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण भी कर पाता है और कम नहीं मिलता है उसको। इसके दौरान उसको मिलने वाला जो स्टाइपेंड है वो उतना ही होता है जो अन्य कंपनी में काम करने वालों को मिल रहा होता है। पर इन बच्चों के ऊपर किसी तरह की कोई रोजगार के मामले की कटौतियां नहीं होती हैं, तो इन बच्चों को वो भुगतान भी मिलता है और इस भुगतान के साथ साथ इन बच्चों को समय अंतराल पर इनकी परीक्षाएं होती हैं। परीक्षा पास करने के बाद इनको सर्टिफिकेट मिलता है। अब जहां पर भी मान लीजिए विदेशों में आने वाली तरह तरह की नौकरियां या देश के अंदर भी तरह तरह की नौकरियां हैं जहां पर एक विशेष योग्यता मांगी जाती है, तो यदि आपने वो कोर्स पूरा करके उसका सर्टिफिकेट प्राप्त किया है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, उसके पात्र हैं और उसका उनको लाभ मिलता है उन बच्चों को। राइट सर। तो ये तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी सर। लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि एक बार ये सब लर्निंग विथ अर्निंग मॉडल कंप्लीट करने के बाद में आपको हमारे साथ डेटा शेयर करना चाहेंगे कि फिर वो इतने अच्छे से ट्रेन हो जाते हैं आपके साथ कि उस लेवल तक की जॉब अचीव कर पाते हैं इजीली या फिर उनको मिल पाती है और उस लेवल तक की सैलरी मिल पाती है? कोई डेटा आपसे? मैं अगर आपको आज छोटी मोटी बात नहीं बोलूंगा, मैं आपको एक विश्वसनीय आंकड़े पर बोलूंगा। डिजिटल एजुकेशन ने इसको पूरे इकोसिस्टम की व्यवस्था इस तरह से रखी है कि जो भी बच्चे या जो भी युवा युवतियां डिजिटल एजुकेशन के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से डिजिटल के साथ जुड़ते हैं, तो डिजिटल उन बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी करता है, उनको पढ़ाता भी है जी। इंडस्ट्री में जाकर के उनकी ऑफलाइन क्लासेस भी करता है जहां संभव हो पाता है, ताकि उस बच्चे को थ्योरी नॉलेज भी मिले। ऑन जॉब ट्रेनिंग उसको कंपनी में प्रोवाइड की जाती है और इसके बाद जब ये बच्चे इन एग्जाम्स को पास कर लेते हैं तो डिजिटल एजुकेशन ने उसके बाद की भी व्यवस्था रखी है। मान लीजिए किसी बच्चे ने अप्रेंटिस कर लिया, वो आगे कुछ ITI या डिप्लोमा करना चाहता है, डिजिटल उसके लिए अगले अवसर देता है। मान लीजिए आपने अपने डिप्लोमा, डिग्री, सभी कार्यक्रम भी डिजिटल के साथ पूरे कर लिए, तो डिजिटल आज पूरे देश के अंदर 600 से अधिक उद्योगों के साथ जुड़ करके इन देश के युवाओं के लिए तरह तरह के अवसर लगातार सृजित करता रहता है कि ये बच्चा देश का भविष्य है और ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो इस बच्चे को कहीं भी जॉब देना है या उसको कहीं विदेशों में भी जॉब के लिए भेजना है, देश आप डिजिटल एजुकेशन की उपस्थिति विदेशों में भी है। हम कतर में कर रहे हैं, हम कनाडा में अपनी प्रेजेंस रखते हैं। तो डिजिटल एजुकेशन NSDC के साथ मिलकर के और तमाम देश के सेक्टर स्किल काउंसिल्स के साथ मिलकर के इस देश के युवाओं के लिए अवसरों का लगातार सृजन कर रहा है। बहुत अच्छा। इसीलिए सर मैं आपको जो डेटा की बात पूछ रहा हूँ उसीलिए पूछ रहा हूँ, कोई ऑन एवरेज सैलरी कितना वो अगर मैं सैलरी को अगर मैं बात करूँ तो सैलरी नहीं, एक्चुअली जब तक वो बच्चा किसी भी अर्न व्हाइल लर्न प्रोग्राम में रहता है उसको मिलता है स्टाइपेंड। उसके बाद और स्टाइपेंड मिलने के बाद आज के समय के जो वेतन मानदंड चल रहे हैं, मान लीजिए किसी ने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया तो उसकी शुरुआती स्किल्ड है, एक तो उसको काम आता है और उसने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया, 18,000 से शुरुआत है डिप्लोमा होल्डर्स की। ग्रेट सर। और अगर आपने डिप्लोमा के बाद अगर आप डिग्री होल्डर भी हैं और आपने डिग्री कर लिया है तो IT के क्षेत्र में, अन्य मैकेनिकल के क्षेत्र में, मैकाट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, EV के क्षेत्र में 20-22-25 हजार की आज जॉब ऑफर्स की अपॉर्चुनिटीज हैं इन बच्चों के लिए जी। तो इतना इजीली वो गेट कर पाएगा सिंसियरिटी के साथ। हाँ, मैंने आपको बोला इसके लिए सबसे जरूरी है पात्र बनना। जी। मांगने की इच्छा तो आपकी कितनी भी हो सकती है, झोली फैलाने से अच्छा हम अपने स्किल्स को मजबूत करें और दुनिया हमारे स्किल्स का हमको कीमत दे, स्किल डेवलप तो उसका तो मजा ही अलग है।
आगे सर मैं आपसे पूछना, जैसा कि आप क्लास की बात कर रहे थे कि आप ऑनलाइन क्लासेस भी अरेंज करवाते हैं, इंडस्ट्री के लेवल पे आप ऑफलाइन क्लासेस भी अरेंज करवाते हैं, तो वैसे इसको थोड़ा और डिफाइन करेंगे, लाइक कि वीकली क्लासेस रहती हैं या डेली क्लासेस रहती हैं? नहीं सर, हमारे खुद के डिजिटल एजुकेशन के खुद के ट्रेनर्स हैं, सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं जी। जिन्होंने खुद इस क्षेत्र में प्रमाण पत्र हासिल किया हुआ है पढ़ाने में। राइट। इंडस्ट्रियल क्लासेस अलग तरह की होती हैं और उसकी व्यवस्था भी थोड़ी अलग तरह की होती है। Yes. तो डिजिटल एजुकेशन के खुद के ट्रेनर्स हैं, जिन इंडस्ट्रीज के अंदर इस तरह की व्यवस्था और साधन संसाधन उपलब्ध है, वहां ट्रेनर्स जा करके हफ्ते में 2 बार भी क्लासेस देते हैं। कुछ व्यवस्था ऐसी है कि वहाँ इंडस्ट्री के अंदर इस तरह की अगर व्यवस्था नहीं भी बन पाती है तो हमारे ट्रेनर्स ऑनलाइन क्लास के माध्यम से तो प्रतिदिन शाम को ओके। मतलब बच्चा शाम को 7 बजे अगर अपनी कंपनी से शिफ्ट खत्म करता है तो 7:30 बजे से क्लासेस शुरू हो जाती है। कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जहां बच्चा नाइट शिफ्ट करके आता है तो वो Okay. नाइट शिफ्ट करने के बाद 12-1 बजे तक तो सोएगा। राइट। 2 से 3 बजे के बीच हमारी ऑनलाइन क्लासेस दिन में होती हैं क्योंकि वो बच्चा Okay. रात को ड्यूटी शिफ्ट में जाएगा। Understand, sir. और जो बच्चा दिन में शिफ्ट करके आएगा वो शाम को 7 बजे के बाद 7:30 बजे की क्लास ले सकता है। Great, और sir. ऑनलाइन क्लास के माध्यम से इस देश के बच्चों को वो कहीं भी बैठा हो वहां से जोड़ करके इसका लाभ ले पाता है। ग्रेट सर। तो डिजिटल किसी प्रकार का चार्जेस तो नहीं करता या फी तो नहीं लेता है कि लाइक ठीक है हम आपको साथ में, ये तो आप अर्निंग का कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, लेकिन हम आपको स्टडी करवा रहे हैं तो उसका ये चार्जेस या ये फी भी रहेगा, ऐसा तो कुछ आपका नहीं? ये जो सवाल है ना, ये इतना गंभीर है ना, इसको हल्के में उत्तर देना भी गलत होगा। राइट। जो आपका ये सवाल है ना, इस देश के युवा के साथ जुड़े हुए इस समय जिस तरह की धोखाधड़ी कर रहे हैं लोग, जी सर। ये उनके लिए एक तमाचा है। मैं इस देश के युवा को इस राष्ट्र की धरोहर समझता हूँ। इस राष्ट्र का आने वाला भविष्य बनाने वाला ये वो युवा है जिसको इस तरह के बुरे अनुभवों से हमें बचाना है। इस डिजिटल एजुकेशन की स्थापना श्री अर्जुन मिश्रा, जिसके फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं, उन्होंने जब की, वो खुद एक ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे जिनके पास कुछ साधन संसाधनों का अभाव था। उस सोच को ही उन्होंने इस कंपनी को बनाने में मिशन और विजन में डाला, ग्रेट सर। जिसका उद्देश्य इस देश के युवा और जरूरतमंद को अवसर मुहैया कराना है। बहुत अच्छा सर। डिजिटल एजुकेशन आज देश के विभिन्न कोनों में उद्योगों के लिए अवेयरनेस वर्कशॉप आयोजित करता है ताकि अधिक से अधिक उद्योगों को जागरूक करें और बच्चों के लिए अवसरों का सृजन करें। वहीं डिजिटल एजुकेशन देश भर के तमाम रोजगार मेले, जितने प्लेसमेंट ड्राइव, कॉलेजों के अंदर जाना, बच्चों को जागरूक करना, और ऑनलाइन पॉडकास्ट के खुद के भी डिजिटल के चैनल हैं, राइट। पॉडकास्ट चैनल के माध्यम से इस देश के युवाओं को जागरूक बनाता है। और ये सब व्यवस्था हमने निःशुल्क रखी है क्योंकि इस देश का युवा आज हमारी पूंजी और भविष्य की धरोहर है। तो हम डिजिटल परिवार के रूप में इस देश के युवाओं को समर्पित हैं। बहुत अच्छा सर। तो आपके साथ लर्निंग विद अर्निंग वाले मॉडल को कंप्लीट करने के बाद में उसका आगे के लेवल पे जॉब प्लेसमेंट करवाने में आप किस तरीके से हेल्प करते हैं? देखिए सर, इस मामले में डिजिटल एजुकेशन के पास पूरा डेटा बैंक रहता है। पैन इंडिया के अंदर हमारी सेवाएं चल रही हैं जी। चेन्नई से लेकर के इधर आपका गुजरात, आसाम, गुवाहाटी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, आप और नीचे चले जाइए, केरला, सभी जगह पर आज हम, पैन इंडिया पे हाँ, आप लोग एक्टिव हैं। उत्तराखंड, हाँ, किसी भी स्टेट के किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में आप जाइए, आपको वहाँ डिजिटल एजुकेशन की प्रेजेंस मिलेगी। ग्रेट। हमारे साथ सबसे खूबसूरती यही है कि इस देश के युवा का हर कार्यक्रम, हर कोर्स पूरा होने के बाद अगले कोर्स के अवसर दे पाने की क्षमता डिजिटल एजुकेशन के पास है। और जब वो बच्चा तमाम तरह की जब इन शिक्षा आधारित कार्यक्रमों को कंप्लीट करता जा रहा है तो उसके बाद हमारे उन्हीं कस्टमर्स जो कस्टमर आज ट्रेनिंगशिप और अप्रेंटिसशिप में एंगेज हैं, उनको भविष्य का स्किल्ड फोर्स भी चाहिए। राइट। तो उनका स्किल फोर्स का डेटा भी मेरे पास है कि किस कोर्स में, इस जॉब रोल या इस स्ट्रीम में किस बच्चे ने क्या महारत हासिल की है। अच्छा। हमारे खुद के ट्रेनर्स इन बच्चों का असेसमेंट लेते हैं, इनकी क्लासेस लेते हैं, उनकी मार्किंग करते हैं। तो हमारे पास खुद का डेटा बैंक है, तो हमें ये पता रह पाता है कि ये एक कैटेगरी में बच्चा आ रहा है, इसकी क्वालिफिकेशन के साथ इसकी स्किल सेट्स ए ग्रेड में है, ये उस इंडस्ट्री को दिया जा सकता है। तो इंडस्ट्री और बच्चे की जरूरत दोनों के बीच में ब्रिज का काम आज डिजिटल एजुकेशन तो एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि उनके डायरेक्ट कंपनी के पेरोल पे होने के चांसेस भी बहुत हायर हो जाते हैं। बहुत हाई है। डिजिटल एजुकेशन खुद ही अडॉप्ट कर लेता है सबसे पहले तो। बहुत अच्छा। डिजिटल एजुकेशन का ये एक ऐसा खुद का एक संकल्प है कि जो भी इस तरह के बच्चे काबिल हैं उनको डिजिटल एजुकेशन खुद अपनी कंपनी के लिए भी उनको अडॉप्ट कर लेता है। और आज ऐसे कई ज्वलंत उदाहरण हैं जिन बच्चों ने किसी अन्य कंपनी से अप्रेंटिसशिप किया या कुछ किया, या तो आज वो डिजिटल एजुकेशन के एरिया इंचार्ज हैं, या किसी साइट पर वो खुद सुपरवाइजर हैं, अच्छा। या किसी बैकएंड ऑफिस में बैठे डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं। तो डिजिटल एजुकेशन इन युवाओं के लिए पहले खुद अवसर देता है, बाद में दूसरों से अवसर लेता है। राइट सर।
लेकिन सर कैंडिडेट का एक क्वेश्चन और भी रहता है माइंड में कि ठीक है हम हमारा लर्निंग भी हो रहा है, अर्निंग भी हो रहा है, लेकिन अर्निंग कितना होगा इस प्रोग्राम के दरमियान, क्योंकि मेरा रहने खाने का तो मेरा लगने वाला है ना उस सिटी में जहाँ भी मैं देखिए रहूँगा। सर, आप तो कहीं उस पर भी थोड़ा सा रहें, एक डेटा बता देंगे तो दैट विल बिल्कुल मच आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए खर्चा आप कितना ही कर लें आपके ऊपर है, लेकिन जब आप एक युवा होते हैं तो आपको लग्जरी लाइफ की बजाय आपको एक संघर्षपूर्ण जीवन जीना चाहिए, और आपको जीवन में कमियां ही सही ज्ञान देती हैं। जी। आप अगर 50,000 भी कमाएंगे ना तो भी आपके पास कमी है, क्योंकि आप 50,000 कमाने के बाद अपनी जरूरतों को 60,000 की पहुंचा लेते हैं। तो जब एक युवा इस तरह के शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का हिस्सा होता है तो वो भविष्य की तैयारी करता है। अब उसके माध्यम से अगर आप सोचें, उस नजरिए से आप सोचें, तो उस बच्चे को आज के समय में मिलने वाली 15-16 हजार रुपए की जो आय है, उसकी 15-16 हजार रुपए की आय में से एक बच्चा जो यहाँ पर आता है वो अकेला नहीं रहता, वो रूम के अंदर शेयरिंग में रहता है। जी। तो एक रूम की लिविंग कॉस्ट 3,000 रुपीज है एक अच्छी लोकेशन में। राइट सर। 3 बच्चे भी रहते हैं तो उसकी लिविंग कॉस्ट 1,000 रुपीज है। जी सर। एक टाइम वो कंपनी के अंदर सब्सिडाइज खाना खाता है। तो जब 3 लोग मिलकर के भोजन अपने कमरे पे बनाते हैं, तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा भी बनाएंगे तो महीने में 5,000 रुपए का राशन, अराउंड 1,500 रुपए पर बच्चे पे शेयर आएगा। जी। 2,500 रुपए उसका ये खर्चा हो गया। मिसलिनियस खर्चे वो अपने मोबाइल इत्यादि के भी मान ले तो और 2,000 रुपए खर्च कर लिए। टोटल मिलाकर के वो 15,000 में से 5 से 6,000 रुपए आपके जीविका उपार्जन, जिंदा रहने के लिए खर्च करने हैं उसको। जी सर। बाकी का पैसा उसको इसलिए बचाना है कि वो जाके अपनी माँ के हाथ में दे, जिसने पिछले 10 साल, 12 साल, 14 साल उसकी जरूरतों को, उसकी ख्वाहिशों को पूरा करने में लगाया है, ताकि उसको वो खुशी का अनुभव हो। खर्च करने को तो आप अगर किसी भी मेट्रो सिटी में अगर आप आते हैं तो आप पर डे 50,000 के लाखों रुपए उड़ाइए, वो भी कम है और आपको मालूम ही नहीं चलेगा। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, और आप हमेशा यही रुकते रहेंगे देश में महंगाई बहुत ज्यादा है, कमाई नहीं है। तो ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम पीछे अपने परिवार की जरूरतों को देखते हुए समाज में आगे बढ़ रहे हैं, या हम समाज में चकाचौंध को देख करके अपने माँ बाप को दरकिनार कर रहे हैं। राइट सर। आगे सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट या स्टूडेंट्स या पर्सन इंटरेस्टेड हैं आपके साथ जुड़ने के लिए, तो क्या आप मतलब किसी भी टाइम पे वो आपके साथ जुड़ सकते हैं या फिर बैच वाइज आप ये रन करते हैं? नहीं सर, इस तरह के कार्यक्रम पूरे देश में ऐसा नहीं है। कोई बच्चा अगर मेरा मध्य प्रदेश से अगर इसको देख रहा है और अगर वो मध्य प्रदेश में अवसर देखना चाहता है, क्या अवसर हैं, तो वो मध्य प्रदेश में अवसर प्राप्त कर सकता है। यदि उत्तर प्रदेश का, क्योंकि आज के बच्चों में एक होम सिकनेस भी होती है ना, वो दूर भी नहीं जाना चाहता, उसको पास में ही रहना है, घर के आसपास हो जाए। तो मैं कहता हूँ घर तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन बहुत दूर जाने की बजाय अपने आसपास में भी अवसर पा सकता है। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में आप हमारा नंबर दीजिए, हमारा टोल फ्री नंबर है। हमारे इस टोल फ्री नंबर पर ये युवा कॉल कर सकते हैं, वो अपनी काउंसलिंग क्लास ले सकते हैं, अवसरों को जान सकते हैं और संबंधित क्षेत्र में अपना आवेदन भेज सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन मैं उसको इस तरीके से अगेन रिफ्रेश करूंगा कि लाइक आप क्या फिक्स टाइम पे वो क्या इनरोल हो सकते हैं या फिर किसी भी टाइम? नहीं सर, पूरे बारे में। और जो भी सर सर्टिफिकेट वगैरह इश्यू होते हैं डिजिटल के थ्रू, तो क्या इन सब के लिए डिजिटल ने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन वगैरह? हाँ सर, ये पहली बात तो डिजिटल कोई सर्टिफिकेट नहीं देता। डिजिटल एक ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। डिजिटल देश की तमाम कई तरह की यूनिवर्सिटीज के साथ समन्वय बिठा करके उनके साथ वो चैनल पार्टनर है, और तमाम यूनिवर्सिटीज के अलावा सरकार की नैप्स और नेट्स अप्रेंटिसशिप का वो ऑथराइज टीपीए है डिजिटल एजुकेशन। कई तरह के सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ मिलकर के वो इन सब व्यवस्थाओं को चला रहा है। तो जितने भी प्रमाण पत्र बच्चे को मिलते हैं वो उनको उनकी संस्थाओं द्वारा ही दिए जाते हैं। अप्रेंटिसशिप का यदि मिलना है तो उसको आरडीएसडी, एनएसडीसी और सेक्टर स्किल काउंसिल के माध्यम से मिलेगा। डिप्लोमा, डिग्री इत्यादि की उसकी मार्कशीट, प्रमाण पत्र उसको संबंधित यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदान की जाती है, लेकिन डिजिटल इस सब के बीच में उसकी सहायक कड़ी के रूप में हर व्यवस्था का हिस्सा बना है। बहुत अच्छा सर। आगे सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि डिजिटल के बारे में ये स्पेशली पूछना चाहूँगा कि लाइक आप जैसी और कंपनीज भी हैं इस इंडस्ट्री में जो लर्निंग विद अर्निंग मॉडल पे काम करती हैं, तो आप कुछ ऐसे यूनिक पॉइंट शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ कि डिजिटल को क्या यूनिक बनाता है अदर कंपनीज के कंपैरिजन में? मैंने आपको शुरुआत में बोला था जी, डिजिटल को सब, आप किसी भी और भी बहुत सारी कंपनियों को आप जानते होंगे जी, सबसे डिजिटल के साथ सबसे खूबसूरत चीजें मैंने आपको शुरू में बोला कि ये कंपनी से ज्यादा बढ़ के एक परिवार है, डिजिटल परिवार है। राइट। और अगर आप अन्य कंपनियों को देखें तो उनका सृजन या उनके जो मालिकाना हक रखने वाले जो उनके सुप्रीम पावर्स हैं, वो किसी ना किसी धनाढ्य परिवार से आते हैं, बिजनेस घराने से आते हैं। उनके पास अथाह पैसा है सब बिजनेस को बनाने के लिए। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो विशेषता डिजिटल एजुकेशन को अपने आप में गौरवमय बनाती है, इसका पिछला इतिहास बनाता है जो हमने पिछले 8 सालों में रचा है, कि इसको माननीय श्री अर्जुन मिश्रा जो इसके फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं, वो खुद एक ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं जिसने खुद गरीबी को देखा था। और उस गरीबी को देखने के बाद उसने उस युवक की
मजबूरी और बेबसी को भी देखा, जिसके बाद अगर वो चाहते तो इस व्यवस्था को बनाने की बजाय इसमें यदि वो पैसा लेकर के और ये सब करना चाहते तो ज्यादा आसान था। लेकिन मैंने आपको बोला हम ये सब निःशुल्क कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनका ये सपना था कि यार इस देश के, मैं आ रही हर युवा के लिए जिसकी पढ़ाई किसी भी कारण से छूट गई है, मैं उसकी एक तो पढ़ाई पूरी कराऊंगा और भविष्य में पढ़ाई पूरी होने के बाद उसके लिए रोजगार के अवसर मैं सृजित करके दूंगा। इसके लिए ही उन्होंने इस डिस्टिल परिवार के प्रत्येक सदस्य, आप क्षेत्र भारत के किसी कोने में जाइए, डिस्टिल के लोगों से मिलिए, आपको पता लगेगा उन्होंने कंपनी से ज्यादा परिवार बना दिया। और इस डिस्टिल परिवार के मूल्यों में इस बात को उन्होंने पूरी तरह से रोप दिया कि हमें इस देश के युवा और इस देश के प्रति अपना समर्पण देना है। डेफिनेटली सर, ये तो आपने डिजिटल के बारे में बताया। तो आगे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसी कोई इंटरेस्टिंग या एस्पायरिंग स्टोरी आपके पास किसी कैंडिडेट का है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? मुझे एक बहुत अच्छी स्टोरी याद आती है। एक बार एक अप्रेंटिस के रूप में मैंने किसी बच्चे को, और ये तब मैं डिस्टिल परिवार का हिस्सा नहीं था, तब मैंने उसको एक दूसरी संस्था के साथ था और उसको मैंने बच्चे को एक कैंपस ड्राइव के लिए गया था जी। और उस कैंपस ड्राइव में मेरे साथ वो इंडस्ट्री भी गई थी जिसके लिए वो कैंपस ड्राइव था। राइट। इंडस्ट्री ने वो कैंपस ड्राइव लिया और कैंपस ड्राइव में वो बच्चा रिजेक्ट हो गया सर। और रिजेक्ट हो जाने के बाद अमूमन वो जो होता है कि बच्चे जो रिजेक्ट हो जाते हैं वो भेज दिए जाते हैं, जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनको ऑफर लेटर दे दिए जाते हैं, एक व्यवस्था चलती है। उसके बाद हम सब लोग बैठे हुए भोजन कर रहे थे, मैं और उस कंपनी के अधिकारी, और जब हम भोजन कर रहे थे तो एक बच्चा लगातार बार बार हमको खाना परोस रहा था। ओके। जब वो खाना वाना हमको खिला लिया, सब कुछ खिला लिया, और जब हम सब लोग जाने लगे, वो बच्चा स्पेशली हमारे पास आया, उसने पूछा सर कुछ भी हो, कैसे भी करके सर एक बार आप मुझे मौका दे के देखिए, मैंने अभी इंटरव्यू दिया था, आप लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, आप एक बार मुझे मौका दे के देखिए सर। ओके। अगर आज मुझे ये मौका नहीं मिला तो सर हो सकता है कि मेरे घर वाले मुझे किसी मजदूरी के लिए भेज देंगे, मुझे बहुत ज़रूरत है एक मौके की। राइट। हमने उस बच्चे को 5-10 मिनट डिस्कशंस किए आपस में, और उस बच्चे को हमने कंपनी के लिए रेफ़र किया। उस कंपनी ने मना कर दिया, लेकिन हमारे पास कुछ और भी इंडस्ट्रीज़ थी। मैंने उसको वहाँ के सुपरवाइज़र का नंबर दिया और मैंने बोला आप मेरा नाम लेकर के आप उनको कॉल करके वहाँ पहुँच जाइए। सर हम लोग वहाँ से वापस आ गए और हम उसको भूल भी गए बच्चे को। राइट। वो बच्चा सर वहाँ पहुँच गया, इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बच्चे नहीं ध्यान रहता, पहुँच गया सर, वो ज्वाइन भी कर लिया, बात हो गई सर, समय बीतता चला गया। ओके। एक बार सर मेरा जाना हुआ रामलीला देखने के लिए। ठीक है। ये रामलीला जो चलती है जी सर। अपने परिवार के साथ, और जब मैं रामलीला मैदान में अपने परिवार के साथ घूम रहा था तो सर मुझे मतलब इतना फक्र हुआ कि जब मेरी गाड़ी लगाने का जब जहाँ जगह थी तो मैं नो पार्किंग जोन में खड़ी कर गया था और बच्चों के साथ झूला झूला करके अंदर से बाहर आ रहा था। ओके। और जब मैं अपनी गाड़ी वहाँ से हटाने लगा तो पुलिस वालों ने मेरी गाड़ी को रोक लिया, नो पार्किंग में खड़ी हुई है। जी सर मैं जो अधिकारी थे वो मेरा चालान वगैरह भर रहे थे, तभी वो जो बाइक पर जो गार्ड गश्त करते हैं ना, जो पुलिस वाले सिपाही जी, तभी एक बाइक पर 2 सिपाही आते हैं, हेलमेट उतारते हैं और वो खुद बाइक से उतर के मुझे नमस्ते करते हैं। बस मैं शॉक्ड हो गया, मुझे नहीं पता कौन है। बोला सर आपने मुझे पहचाना, आप निशान जी हैं क्या? मैंने कहा हूँ तो सही, पर सर मैंने आपको नहीं पहचाना। बोले सर आप सर मत बोलिए, मैं सर वही बच्चा हूँ सर जो आपको एक बार अंगुल, उड़ीसा में एक जगह है जहाँ पर हमने वो बच्चा था जहाँ का, सर वो आप मुझे वहाँ पर इंटरव्यू के लिए आए थे सर, आपको याद होगा। मैंने कहा नहीं याद नहीं आ रहा, धुंधला धुंधला। राइट। बोला सर मैं वो था जब आपको खाना खिलाया था, आपसे एक मौका मांगा था और आपने मुझे उस कंपनी में उस सुपरवाइजर के पास भेजा था, तो सर वहाँ मैंने 2 साल 3 साल काम किया, उसके बाद मैंने पुलिस भर्ती में अपना वो दिया आवेदन और मेरा सब सिलेक्शन हो गया। बहुत अच्छा। ये सर वो जब मुझे 10 साल बाद मिला और जब मेरे परिवार के सामने उस तरह के भाव व्यक्त किए और जब वो मिला ना, वो पल मेरे लिए गर्व से भर जाने वाला था। इतना मार्मिक पल था कि वो चेहरा आज भी मेरे को आंखों से नहीं उठता, कि मैंने जितना भी इस 27 साल में बोया होगा, शायद उसका एक तिनका भर फल जब इस समय मेरे सामने खड़ा, उसने मुझे गर्व दिया, मेरे परिवार ने गर्व किया मेरे किए जाने वाले कामों पर। तो ये मुझे और ज़्यादा प्रेरित करता है कि मुझे निरंतर करते रहना है। राइट। करते रहेंगे सर, इस देश के युवाओं के लिए अवसर पैदा करते रहेंगे और ऐसे सक्सेस स्टोरीज बनाते रहेंगे सर। और मैं भी यही बोलूँगा सर कि आज जिस पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हैं वो इस लेवल पे अचीवमेंट कर पाएँ, तो उनके लाइफ में कहीं ना कहीं आपका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और आप जैसे अच्छे पर्सन इस सोसाइटी में, इसीलिए ये सोसाइटी आज भी बहुत ही जीवंत और अच्छे से कैरी ऑन कर रही है।
तो इसी के साथ इंटरव्यू को एंड करने से पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा। वैसे तो हमारे व्यूवर्स को लगातार बोलते हैं वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के, लेकिन आप जैसे अच्छे पर्सन जो जॉब प्रोवाइडर्स हैं, ऐसे इंडस्ट्री में इतना अच्छे से वर्क कर रहे हैं, एक बार बोलेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ को consider डेफिनेटली आप लोग एक अच्छे कॉज के लिए मेरे से इस बात को कहने को बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल चाहूँगा, जॉबिन जिस तरह से इस देश के युवाओं के लिए विभिन्न क्षेत्र में आने वाले रोजगार के अवसरों की जानकारी समय पर देता रहता है, तो मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक युवा जब इसका लाभ ले रहा है, इससे उसको कुछ ना कुछ अर्जित हो रहा है, तो बदले में जैसे हम किसी भी कार्यक्रम को पसंद करने के बाद तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत करते हैं, तो वहीं इसको देखते हुए आप लोग एक लाइक का बटन, एक शेयर का बटन जरूर दबाएं। वहीं डिजिटल एजुकेशन के भी खुद के चैनल्स हैं, आप उन पर भी जा करके और अधिक जागरूकता प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बदले में समाज आपसे कुछ नहीं मांगता, पूरा समाज आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, बदले में आपको सिर्फ इसको किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचाने के लिए फॉरवर्ड करना है। और आपकी ज़िंदगी में अगर इसने सकारात्मकता लाई है तो सिर्फ लाइक करना है। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली सर। और इसी साथ में यही बोलना चाहूँगा कि आपने सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी चाहेंगे इस वीडियो इंटरव्यू के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट स्टूडेंट आपसे कनेक्ट करें और आप उन्हें एक अच्छी जगह अच्छे से प्लेस कराएं। और हमारे साथ यूट्यूब इंटरव्यू करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।